में बात की थी, ठीक है। मैटर को हमने डिस्कस किया था कि मैटर हमारे साथ क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो, ठीक है, जिसका वज़न हो और जो कि जगह को घेरती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मिक्सचर कहते हैं, सॉरी उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। फिर मैटर के हमने टाइप्स के हवाले से बात की कि मैटर में हमारे साथ एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर मिक्सचर आ जाता है, मिक्सचर के हमारे साथ टाइप होते हैं जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर आ जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आ जाता है। इसी तरह से मैटर के स्टेट्स के हवाले से हमने बात की थी कि कॉमनली जो बेसिक हमारे साथ मैटर के स्टेट्स है जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ 3 क्लासिकल स्टेट है। एक को हम सॉलिड कहते हैं, एक को लिक्विड कहते हैं और एक को गैस कहते हैं। इसी तरह से जो नॉन क्लासिकल स्टेट्स है तो उसमें ग्लासेस आ जाते हैं, क्रिस्टल विद सम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर्स वाले आ जाते हैं, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स आ जाते हैं, मैग्नेटिकली ऑर्डर माइक्रो फेज सेपरेटेड, ये मेटल स्टेट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। एटम के हवाले से आज हम बात करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइंडली सब स्टूडेंट्स अपने माइक्स ऑफ करें ताकि किसी किस्म का डिस्टरबेंस ना हो। ओके जी, अब हम बात करते हैं एटम की। व्हाट इज़ एटम? आप सबको पता होगा कि एटम के बारे में भी आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से ही जो है वो डिफिनीशन रट किए हुए हैं, याद किए होंगे कि एटम हमारे साथ क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब ये है कि जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी मैटर हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद है, तो इसकी जो बुनियाद है वो किस चीज़ से बनी है, वो एटम से बनी है। बहुत सारे एटम मिलकर क्या करती है, मैटर को बनाती है। सो एटम जो है ये क्या है, एटम जो है ये हमारे साथ एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब जिसको हम मज़ीद किसी तरह से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एटम कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफिनीशन यहाँ पर आपको दी गई है जिसमें कहते हैं कि एन एटम इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट यूनिकली डिफाइन अ केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल न्यूक्लियस दैट इज सराउंडेड बाय वन और मोर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एटम की सिंपल डिफिनीशन जो कि आप लोग वन क्लास से पढ़ के आ रहे हैं वो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। फिर इसी तरह से इस डिफिनीशन को थोड़ा सा मज़ीद एडवांस बनाया गया और फिर इस डिफिनीशन को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एटम जो है ये मैटर का एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसके यूनिकली केमिकल, जिसकी यूनिकली एक डिफिनीशन की गई है और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट की डिफिनीशन हमने इससे पहले कैसे की थी, एलिमेंट की डिफिनीशन हमने की थी कि एलिमेंट ये हमारे साथ वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, मज़ीद इसको हम प्योरीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे साथ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर का, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो एटम मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक एटम है, ठीक है। इस एटम के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस में आपके पास दो चीज़ें मौजूद होती है। एक आपके साथ प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है। और एक आपके पास न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक दूसरा आपके पास सर्कल होता है और इस सर्कल में क्या होते हैं, इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन्स जो है घूम रहे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपके एटम का एक मुकम्मल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दरमियान में आपको जो नज़र आ रहा है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें आपके पास मौजूद होती है, एक आपके पास न्यूट्रॉन होता है, एक आपके पास प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल रहता है, जबकि प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से
इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, और इन शेल्स में आपको ये इलेक्ट्रॉन जो नज़र आ रहे ग्रीन कलर में, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन है एटम की जो कि आप सब लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। एटम किसे कहते हैं? अगर आपको कोई कहे कि डिफाइन एटम व्हाट इज एटम, तो आप लोगों ने सिंपल डिफिनीशन दे करनी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका वज़न हो, जिसका वॉल्यूम हो, ठीक है, जो कि जगह को घेरती हो और उसका वज़न हो, तो ये सारी चीज़ें जो है किससे बनी हुई है? ये सारी चीज़ें एटम से बनी हुई है, ठीक है। एटम क्या है? एटम आपके पास एक एलिमेंट है जिसके सेंट्रल में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक दूसरा पार्टिकल जो है वो सराउंड हो रहा होता है, मतलब वो सर्कुलेशन कर रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये एक सिंपल डिफिनीशन है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम जो है, इसको जो है थॉमसन ने जो है प्रपोज किया था, ठीक है। इस मॉडल को प्रपोज करने का, इस मॉडल को पेश करने का जो बुनियादी पर्पस था वो यही था कि एटम को जो है डिफाइन किया जाए। एटम का जो स्ट्रक्चर है इसको जो है डिफाइन किया जाए कि एटम क्या है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है, इस एटम में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसकी वजाहत करने के लिए इन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था, किस चीज़ का? प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम का नाम दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एन एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। इन्होंने जो मॉडल पेश किया था, ठीक है, तो इस मॉडल में थॉमसन ने जो है ये बात की थी कि एटम जो है ये बेसिकली ये एक स्फीयर पर मुश्तमिल एक क्या होता है, स्फीयर पर मुश्तमिल एक पार्टिकल होता है, ठीक है। इस पेयर के अंदर जो है क्या होते हैं, इस पेयर के अंदर जो है नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं, और इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है वो क्या होती है, वो रहती है, ठीक है। तो इस मॉडल में जो थॉमसन है, तो इस मॉडल में थॉमसन ने बुनियादी बात ये कही थी कि एटम जो है ये बिल्कुल एक स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर से मुराद ये बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में होता है, और इस सर्कल के अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस पर मुश्तमिल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इन नेगेटिव चार्जेस के इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है इन्होंने अपनी जो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम है, इस मॉडल में इन्होंने ये बात की थी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। असल चीज़ क्या है आप लोगों को याद रखने के लिए? असल चीज़ आप लोगों के याद रखने के लिए वो ये बात है कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम में थॉमसन ने जो बात की थी वो ये की थी कि एटम जो है ये एक स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर से मुराद ये सर्कुलर होता है, सर्कल की तरह होता है, ठीक है, गोल होता है। और इसके अंदर जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है या नेगेटिव चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, और हर नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सराउंडेड होते हैं। तो ये बात जो है थॉमसन ने अपनी मॉडल में की थी। मज़ीद इन्होंने क्या बात की थी? मज़ीद इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि हमारे साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ये तादाद में, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इस वजह से देयरफॉर, इस वजह से एन एटम हैज़ नो चार्ज एज अ होल, और इस वजह से अगर हम एटम को एज अ होल देखें, ठीक है, तो इस पर किसी किस्म का चार्ज जो है वो नहीं पाया जाता। मतलब कि एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, इस पर ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो तादाद में सेम होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं,
और एज अ होल ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये दो बातें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। पहली बात थॉमसन ने अपने मॉडल में ये कही थी कि एटम जो है स्फीयर की तरह होता है। स्फीयर से मुराद सर्कुल फॉर्म में होता है और इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं और हर नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। पहली बात ये इन्होंने की थी। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस स्फीयर के अंदर होते हैं, एटम के अंदर होते हैं, तो इनकी जो मैग्नीट्यूड, इनकी जो तादाद होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसकी वजह से एटम एज अ होल न्यूट्रल हो जाता है। तो ये दो बातें इन्होंने कही थी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज इन 1904। इस थ्योरी को जो है थॉमसन ने 1904 में क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। तो ये तीन बातें आप लोगों ने याद रखनी है, बस इससे ज़्यादा जो है आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ठीक है, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। जैसे कि इन्होंने पहली बात कही थी कि हमारे साथ जो एटम है इसको अगर हम देखें तो ये हमारे साथ स्फेरिकल फॉर्म में होता है, मतलब गोल होता है। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि इस एटम के अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस जो है पाए जाते हैं, ठीक है, और हर नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो है पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि एटम्स के अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो इनकी जो तादाद होती है, ठीक है, इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एज अ होल एटम को अगर हम देखें तो ये आपको न्यूट्रल नज़र आएगा। तो ये दो बातें या तीन बातें जो है आप लोगों ने याद रखनी है, इससे ज़्यादा आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। जी सर। फिर आ जाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसको जो है किसने पेश किया था, इसको रदरफोर्ड ने पेश किया था। अच्छा जी, इस मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या बात की थी, इस मॉडल में रदरफोर्ड ने एटम को मजीद क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी, ठीक है। पहली बात इन्होंने क्या की थी, पहली बात इन्होंने ये की थी कि द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। एटम जो है इसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है पाए जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियस में होती है। पहली बात इन्होंने न्यूक्लियस की थी, ठीक है, कि एटम के अंदर एक पोर्शन है, एक एरिया है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात इन्होंने क्या की थी, दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने दूसरी बात ये की थी कि एटम का जो ज़्यादातर वज़न है, मास है, ये इस न्यूक्लियस की वजह से है। इस न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं तो इस पार्टिकल्स की वजह से एटम का जो मास है वो इस न्यूक्लियस की वजह से है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ज़ाहिरी बात है, एटम बजाते खुद भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसका मतलब यह है कि एटम का जो साइज़ है वो बिल्कुल इंतहाई छोटा साइज़ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस का जो साइज़ है ये एटम के साइज़ से भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसी तरह से चौथी बात इन्होंने ये की थी कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि हमारे पास एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो घूमते रहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सही है। इस मॉडल में जो है रदरफोर्ड ने चार बातें की है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। चार बातें कौन कौन सी बातें इन्होंने की थी। पहली बात इन्होंने ये की थी कि हमारे साथ जो एटम है तो ये एटम जो है इसका एक सेंट्रल पोर्शन है और उस सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उस सेंट्रल पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि एटम का जितना भी वजन है, जितना भी मास है, तो ये मास इसके न्यूक्लियस की वजह से है, ठीक है। न्यूक्लियस में जो चीज़ें पाई जाती है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसकी वजह से एटम का ये मास जो है बना हुआ है, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि हमारे पास एटम में जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो साइज है ये एटम के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा साइज है, ठीक है। चौथी बात इन्होंने ये की थी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है हमारे साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो घूमते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन। तो ये चार बातें आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से याद रखनी है। इससे ज़्यादा आप लोगों को जो है चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। सर ये सब डिफरेंट होंगी इनकी थ्योरीज जो है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी थ्योरीज डिफरेंट है। अगर इससे पहले थ्योरी की बात करें, जो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम जिसे हम कहते हैं, तो उसको किसने पेश की थी, थॉमसन ने पेश की थी। उसमें थॉमसन ने क्या बात की थी, थॉमसन ने ये बात की थी कि एटम जो है, एटम को अगर हम देखें तो एटम हमारे साथ इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, सर्कल के फॉर्म में होती है। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्जेस के इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं। तीसरी बात इन्होंने की थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद है ये सेम होती है, इक्वल है। जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और एटम एज अ होल जो है न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। तो ये तीन बातें इन्होंने जो है ये की थी, तो आपने इसको याद करना है। फिर इसके बाद मज़ीद जब तरक्की हुई, एडवांसमेंट हुई, तो रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया जिसमें इन्होंने मज़ीद इस एटम की वजाहत की कि एटम असल में होता कैसे है। इन्होंने कहा कि एटम में सबसे पहले एक सेंट्रल एरिया होता है या सेंट्रल पोर्शन होता है, और उस पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, और इस न्यूक्लियस पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। फिर इन्होंने ये बात की थी कि एटम का जितना भी वजन होता है, जितना भी मास होता है, तो ये इस न्यूक्लियस की वजह से होता है। तीसरी बात इन्होंने ये की थी कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इस न्यूक्लियस का जो साइज है ये एटम के बनिस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम साइज न्यूक्लियस की होती है। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात इन्होंने ये की थी कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल पार्टिकल जो है वो घूमते रहते हैं, और उन नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स। चार बातें इन्होंने की थी। तो इन्होंने ओके एटम को सर, मजीद जो है स्टार्ट में सिंप्लीफाई मैंने किया। पढ़ा था शेल्स वाला, सर वो फिर उसके अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री है। क्या? सर जो शेल्स वाला आपने बताया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, हम्म। सर वो वो फिर मतलब कि वो उसमें तो थ्योरी नहीं है ना। नहीं नहीं, देखे वो शेल्स, अगर हम यहाँ पर अब एटम की बात कर रहे हैं ना, तो एटम्स के अंदर जो है आपके पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको अभी बना कर देता हूँ, थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। शेल्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम बहुत डीपली एटम के अंदर जाएंगे। ये आपके पास एक एटम है मिसाल के तौर पर, सही है। एटम के अंदर ये दरमियान में आपको जो नज़र आ रहा है, जिसको मैंने डॉट किया है, ठीक है, ये डॉट फॉर्म में, ये आपके पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेल्स होते हैं। फिर इन शेल्स के अंदर भी फिर सब शेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने स्पेसिफिक नेम दिया है। एक एस शेल होता है, ठीक है, फिर एस सब शेल होता है, फिर पी शेल होता है, और इसी तरह से इसको जो है ऑर्बिट्स का नाम भी जो है, ऑर्बिटल्स का नाम भी जो है इसको दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम शेल्स और ऑर्बिटल्स की तरफ गए तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है उतना जो है आप लोग जान लीजिए, और ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतना डीपली जो है वहाँ पर एमसीक्यूज में क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वहाँ पर करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। अच्छा जी।
अब इस मॉडल को कब प्रपोज किया गया था? इस मॉडल को रदरफोर्ड ने 1911 में पेश किया था, जबकि जो प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम है उसको 1904 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने क्या कहा? द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज आल्सो नोन एज रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम या द रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल। इसको जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम का नाम भी दिया गया है, इस नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या रदरफोर्ड प्लेनेटरी मॉडल भी इसको आप कह सकते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एटम की जो वजाहत की थी, इसके लिए इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट था। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो रखा था। ठीक है, और इस रेडियो एक्टिव सोर्स के ज़रिए इन्होंने क्या किए थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल पर, जो कि आपको नज़र आ रहा है, इस गोल्ड प्लेट पर जो है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को जो है उसको बम्बार्ड किए थे। ठीक है, इस गोल्ड फॉइल के अंदर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक एटम को जो है रखा था। ठीक है, मतलब एक एटम को रखा था, और उस एटम को जानने के लिए इन्होंने ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है इस पर बम्बार्ड किए थे। जब इन्होंने ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल इस पर बम्बार्ड किए, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल रेडियो एक्टिव के कुछ पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सीधे गए हैं, कुछ पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं, और कुछ पार्टिकल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में चले गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस पर जो है सोचना शुरू किया, और इस पर सोचते सोचते इन्होंने ये बात फिर मालूम कर ली कि एटम के अंदर हमारे पास एक पोर्शन होता है। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है कुछ पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी बहुत डिटेल वाला एक्सपेरिमेंट है, चूँकि आप लोगों का जस्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये जानना इतनी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें उन्होंने क्या किया था? एक गोल्ड प्लेट जो है उन्होंने क्या किया था? गोल्ड प्लेट जो है उन्होंने यूज़ किया था। सही है, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था? रेडियो एक्टिव पार्टिकल, अल्फा रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो है इन्होंने क्या किए थे? बम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉइल पर। सही है, समझ आ जी गई सर। आप लोगों को? यस सर। ओके, वेरी गुड। यस सर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक दूसरे थ्योरिस्ट जो है आए, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम नील बोहर है। ठीक है, इन्होंने अपनी एक मॉडल पेश की थी जिसको हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने फिर एटम को मज़ीद जो है उसकी वजाहत की कि एटम हमारे पास क्या चीज़ें हैं और एटम में क्या क्या होता है। ठीक है, इनके पास्टुलेट्स क्या है? इनके पास्टुलेट, इन्होंने जो बातें बताई थी अपने मॉडल में, वो मंदरजा झेल है। पहली बात इन्होंने क्या की थी? The electron in an atom revolves around the nucleus only in a certain selected circular orbits. As long as the electron remain in the particular orbit, it neither loses or gain energy. पहली बात इन्होंने ऑर्बिट के हवाले से की थी। अभी जो एक स्टूडेंट शेल के हवाले से बात कर रही थी, तो जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है ये किसने पेश किया था? ये नील बोहर ने पेश किया था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम होते हैं, तो एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं एक ख़ास सर्कुलर ऑर्बिट में, एक ख़ास सर्कुलर शेल में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक इस ख़ास सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट या शेल में घूमते रहते हैं जब तक इनके पास एनर्जी स्टेबल रहती है, और इस दौरान ना ये कोई एनर्जी लूज करती है और ना कोई एनर्जी जो है गेन करती है। जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ये माइक ही बंद किया हुआ है। अच्छा जी, तो पहली बात की समझ आ गई जो मैंने आपको बताई? जी सर। जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। दूसरी बात इन्होंने क्या की? दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूसली, द चेंज इन द एनर्जी इज ऑब्जर्व
only when the electron jump from one energy level to another। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि हमारे पास जो एटम होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक शेल हो गया आपके पास और ये दूसरा शेल हो गया आपके पास जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इन्होंने दूसरी बात ये की थी कि हमारे पास जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, तो ये लोग उस वक्त तक जो है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज नहीं कर रही होती जब तक ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पहले वाले शेल से दूसरे वाले शेल की तरफ ना जाए। जब एक इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस दूसरे शेल की तरफ जाएंगे तो इस दौरान इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी जो है वो क्या करनी होगी, लूज करनी होगी, ठीक है, क्योंकि इस शेल से इस शेल की तरफ जाने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा होता है। तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए सबसे पहले एनर्जी जो है वो गेन करनी होती है। फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हुए इस दूसरी शेल की तरफ जब आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज़ करेगा, ठीक है, ताकि ये एक्साइटेड होकर दूसरे शेल में चला जाए। तो दूसरी बात जो नील बोहर है इन्होंने ये की थी अपने मॉडल में। सही है? ओके, वेरी गुड। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus is quantized. An electron, like any other body moving in a circular orbit, has an angular movement given by mvr। ठीक है, कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो इसकी जो एंगुलर मूवमेंट होती है, ठीक है, तो ये क्या होती है, क्वांटाइज होती है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है और उस स्पेसिफिक स्पीड के साथ, उस स्पेसिफिक अमाउंट के साथ ये क्या कर रही होती है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये घूम रही होती है, ठीक है। तो एम वी आर ये आपके पास क्या है, एम जो है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यू है ये आपकी इलेक्ट्रॉन की जो लीनियर वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जबकि आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, मतलब न्यूक्लियस से लेकर ऑर्बिट तक का जितना फासला है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एम यू आर। सही है, एम जो है ये मास को रिप्रेजेंट करती है, यू जो है ये आपकी इलेक्ट्रॉन की जो लीनियर वेलोसिटी है उसको रिप्रेजेंट करती है और आर जो है ये आपकी ऑर्बिट की रेडियस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बातें जो है आप लोगों को याद रखनी है, इसमें जो है ज़्यादा आप लोगों को डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ बस इतना ही अगर आप लोग याद करेंगे, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ामिनेशन के दौरान कोई मसला नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अब आपको समझाता हूँ। पहली बात इन्होंने ये की थी नील बोहर ने कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो इस इर्द गिर्द घूमने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी किस्म की एनर्जी जो है वो ना लूज़ करती है और ना गेन करती है, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी लूज़ या गेन करनी पड़े तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर ये N1 जो है ये शेल 1 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो इस शेल 1 से अगर इलेक्ट्रॉन को जो है इस शेल्स में आने के लिए अगर वो इस शेल में आता है, ठीक है, तो इस शेल में आने के लिए सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करनी होगी। क्यों गेन करनी होगी? क्योंकि इस प्रोटॉन की अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब ये इस प्रोटॉन के अट्रैक्शन से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो निकलने के दौरान ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी को लूज़ करेगा। जैसे कि आप लोग रॉकेट्स को देखते हैं ना, जब वो ज़मीन से खिला की तरफ जाती है तो खिला की तरफ जाने के लिए उसको शुरुआत में कितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करनी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जो कि बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट भी होता है कि जब वो एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जाता है तो उसको एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा क्या करनी होती है, बहुत ज़्यादा गेन करनी होती है, ताकि ये इस
अट्रैक्शन से जो है बाहर निकल जाए। जैसे कि रॉकेट ज़मीन की जो क्या कहते हैं अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इससे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है यूज़ करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी करनी होती है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ पर आना चाहता है, ठीक है, तो वो आसानी से आएगा। तो इसके लिए फिर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, एनर्जी को लूज़ करना होगा, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये खुद इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत कम एनर्जी के साथ ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे शेल की तरफ आ जाएगा। तो ये 3 बातें जो हैं इन्होंने की थी, ये आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं आपके जब पहले वो गेन करता है जी सर सर पहले एनर्जी गेन करता है और फिर जब वो बाहर निकलता है तो लूज करता है, ऐसे है ना बिल्कुल, सर? हाँ जी, बिल्कुल। जब इस फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल से जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट शेल से, ये वाला, ये फर्स्ट ऑर्बिट भी आप इसको कह सकते हैं, शेल भी कह सकते हैं। इससे जब निकलेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी गेन करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो बाहर जाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो गेन करनी होगी, ताकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ बाहर निकले, ठीक है, इस अट्रैक्शन से। और अगर बाहर से ये अंदर की तरफ आ रहा है तो ज़ाहिर बात है प्रोटॉन उसको ऑलरेडी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो इसको फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये इसके पास जो एनर्जी होगी तो उस एनर्जी को वो क्या करेगा, लूज़ करेगा, ताकि ये आसानी से इस न्यूक्लियस के करीब आ जाए। समझ आ गई? यस सर। ओके। सर कोई सर क्वेश्चन? इसमें जी जी। सर इसमें प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी, तो न्यूट्रॉन है इसके अंदर? न्यूट्रॉन, हाँ जी बिल्कुल, न्यूट्रॉन होता है ना। न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इस वजह से इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। असल में न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो ये इस प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके पास नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल होता है। ये आपके पास एटम का एक स्ट्रक्चर है। पूरे एटम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आप देख ली। ये पूरा जो है आपके पास एटम है, ठीक है। एटम जो है इसका साइज़ कितना होता है, एटम का जो साइज़ है वो 10-8 सेंटीमीटर होता है। ये आप अपने साथ याद कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ में बाय चांस जो है आ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन आ सकता है। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो एटम से बहुत ज़्यादा कम होता है, 10-12 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसकी साइज़ कितनी होती है, 10-13 सेंटीमीटर होती है। फिर प्रोटॉन्स के अंदर जो है क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। क्वार्क्स जो है ये फिर सबसे छोटे होते हैं। इसका साइज कितना होता है, 10-16 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 10-16 सेंटीमीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये क्वार्क है इससे थोड़े बड़े होते हैं, ये 10-16 सेंटीमीटर होते हैं। और क्वार्क जो है ये 10 माइनस लेस देन 10-16, मतलब 10-16 से भी कम छोटे साइज वाले होते हैं। सही है? जी सर। हाँ जी, तो ये आपको नीचे जो है ये असल में एटम की साइज़ है, ये न्यूक्लियस की साइज़ है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की साइज़ है, ये क्वार्क की साइज़ है और ये इलेक्ट्रॉन की साइज़ है, ठीक है। ये साइज़ इसके हवाले से आपको बताया गया है। सर प्रोटॉन का मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। इसमें आपके एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। इसके डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखने हैं और एग्ज़ाम्पल जो है आप लोगों ने याद रखने होंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर एमसीक्यूज़ आएगा तो इसकी डिफिनीशंस का एमसीक्यूज़ आएगा, डिफिनीशन से एमसीक्यूज़ बनकर आएंगे। अगर इससे एमसीक्यूज़ आते हैं दूसरे नंबर पर तो वो फिर इसके एग्ज़ाम्पल होंगे और आपको कहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है या एटॉमिक मास क्या है। तो ये सब अब आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगा, सही है।
व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या न्यूट्रॉन नंबर? जी अब्दुल्ला बोलिए। अच्छा जी सर, वो प्रोटॉन का क्या था चार्जेस? प्रोटॉन का 10-16 थैंक यू सर। 10 है और इसके ऊपर -16 है। जी अब्दुल्ला, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? हाँ सर। ओके जी। सही है हमारे पास। इधर उधर से स्लाइड जो है वो ना मंगवाए, क्योंकि केम्यू वाले अपने ही स्लाइड से एमसीक्यूज बनाते हैं। ये केम्यू के स्लाइड्स में आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर पिशार में जो केम्यू मेन कैंपस है जहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, तो ये वो स्लाइड में आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। ओके, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। बिल्कुल आपसे जब इस मॉडल के हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट ने जो है ये बताया था अपने मॉडल में कि हमारे साथ जो एटम होता है वो शेप में स्फेरिकल होता है और इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये थॉमसन ने जो मॉडल पेश किया था, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, तो उस मॉडल में इसने ये बात की थी। फिर आपसे ये एमसीक्यूज जो है पूछ सकते हैं कि किस साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट ने जो है ऑर्बिट के हवाले से बात की थी, किस थ्योरिस्ट ने जो है ऑर्बिट को डिस्क्राइब किया था एटम में? तो वो नील बोहर है, जिन्होंने ऑर्बिट या शेल के बारे में जो है बातें की थी, शेल के हवाले से एक्सप्लेनेशन की थी। ठीक है, एमसीक्यूज तीसरा आपके पास ऐसे आ सकता है कि वो यस कौन से थ्योरिस्ट है जिन्होंने रेडियो एक्टिव मेटल्स या रेडियो एक्टिव पार्टिकल को यूज़ करते हुए गोल्ड फॉयल या गोल्ड प्लेट पर उसको बम्बार्ड किया था और एटम को डिस्क्राइब किया था? तो वो आपके पास रदरफोर्ड है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सही है, जी सर। ओके। सो हम अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट सेशन के हवाले से तो मैं अभी नहीं कह सकता। इंशाल्लाह वो जब कोर्स कवर करेंगे, अगर टाइम हुआ तो फिर हम टेस्ट सेशन भी इंशाल्लाह उसको हम करेंगे। सही है, ओके। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर? सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? आप लोगों को डिफिनीशन जो है याद रखनी है। ठीक है, the atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom. मैंने आपको एटम का स्ट्रक्चर बताया है कि एटम हमारे साथ क्या होता है। एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो आपके पास जितने तादाद में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स की जितनी तादाद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोजन एटम की एक एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपके पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास सिर्फ एक प्रोटॉन जो है वो पाया जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर पाया जाता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? वो 1 है। ठीक है, इसी तरह से कि अगर आप हीलियम की एग्जांपल ले ले तो हीलियम जो आपके पास एक एटम है, ठीक है, एलिमेंट है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में आपके पास 2 प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं, 2 पॉजिटिव चार्जेस जो है वो पाए जाते हैं। इस वजह से इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 2 है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की आप एग्जांपल ले ले, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 8 है। इसका मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? प्रोटॉन्स की तादाद 8 है। प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो कितनी है? 8 है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कार्बन की एग्जांपल ले तो कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो कितनी है? 6 है। इसी तरह से सोडियम में 11 है, आयरन में 26 है, यूरेनियम में जो है 92 है, गोल्ड में 79 है, इसी तरह से क्लोरीन में 17 है। तो एटॉमिक नंबर की समझ आपको आ गई कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं?
जी सर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की जो तादाद होती है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी तरह से आ जाते हैं एटॉमिक मास की तरफ। व्हाट इज एटॉमिक? सर जी जी। एटॉमिक नंबर इन्हीं के हम याद करेंगे या सारी ही याद करेंगे? नहीं नहीं, बस ये कॉमन एग्जाम्पल थे, तो इन्हीं के अगर आप लोग याद कर ले तो काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। वैसे ये देखे, ये इतना जो बेसिक है ना, आप लोगों ने सिर्फ बेसिक इसका अंडरस्टैंड करना है। केमिस्ट्री में जो है आप लोगों ने, बायो केमिस्ट्री में सिर्फ बेसिक जो है अंडरस्टैंड करना है। ये इंट्रोडक्टरी यूनिट है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ याद करनी है, डिफिनीशन वगैरह याद करनी है। ज़्यादा डीप में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। दूसरी हम आ जाते हैं एटॉमिक मास की तरफ। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास किसे कहते हैं? द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ इट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास से मुराद ये है कि हमारे पास जो एक एटम होता है, ठीक है, तो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। सो इस प्रोटॉन ये कितनी तादाद में है, न्यूट्रॉन ये कितनी तादाद में है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे। तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। एटॉमिक मास। हाँ जी, समझ में आ गई? जी सर। वेरी गुड। जैसे कि अगर आप तो यहाँ, ये 9-10 का कोर्स है जी जी, ज्यादातर। हाँ जी, सर 9-10 9-10 का वाली कोर्स क्लास है, में आता बिल्कुल है। 9-10 का कोर्स है। यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आपका इंट्रोडक्टरी है और ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है भी। सो यहाँ पर आप दोबारा से कार्बन को देखिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर था वो क्या था? 6 था। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 था, ठीक है। इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है तो वो भी क्या है? 6 है। तो इस 6 को और इस 6 को अगर आप प्लस करें तो इससे क्या आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 12 है। 6 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 6 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस तरह से टोटल 12 बन जाते हैं। ऑक्सीजन का अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो मैंने आपको बताया था कि 8 प्रोटॉन होते हैं उसमें। सो 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो 8 + 8 कितने हो गए? 16 हो गए। 16। इसी तरह से सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है, ठीक है। 23 किस तरह से है? इस तरह से है कि इसमें 11 प्रोटॉन्स है और 12 इसमें न्यूट्रॉन्स है। सो 11 + 12 ये कितने हो गए? 23 हो गए। तो ये आपके पास क्या है? इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास, सही है, या द सम ऑफ प्रोटॉन आपने एंड वैसे न्यूट्रॉन। पढ़ाया था न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होती है, तो इसमें सोडियम में डिफरेंट नहीं है? देखिए, वो मैं आपको सिर्फ डिफिनीशन बता रहा था कि एटॉमिक हमारे साथ एटम की, मैं किस चीज़ की एग्जांपल दे रहा था, सब्र करें, मेरे माइंड से निकल गया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है, सर कोई थ्योरी थी उसमें आपने कहा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, जितने हाँ जी, प्लस होते हैं बिल्कुल उतने ही बिल्कुल माइनस। बिल्कुल बिल्कुल। वो असल में मैं किस चीज़ की डिफिनीशन कर रहा था? द नंबर, हाँ सॉरी, वो मेरे माइंड में जो है एटॉमिक नंबर का जो डिफिनीशन है वो था, तो मैं उसी को लेकर आपको बता रहा था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन वहाँ पर मेरी बात जो है थोड़ी सी वो हो गई, तो इस वजह से इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास एलिमेंट होते हैं ना, तो ज़्यादातर एलिमेंट्स में आप लोगों को जो प्रोटॉन की रेशियो सेम है। तादाद होती है और जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है ये आपको सेम मिलेंगी। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास प्रोटॉन की तादाद एक होगी और न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो दूसरी होगी, मतलब एक दूसरे से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगी, ठीक है। डिफरेंट होगी। हाँ जी, ओके सर। हाँ जी। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है, एटॉमिक मास को, क्या द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन या द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ये डिफिनीशन आप लोगों ने बस याद रखनी है। जी सर।
जबकि एटॉमिक नंबर की जो डिफिनीशन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की तादाद को आप ले या न्यूट्रॉन की तादाद को आप ले, एक की तादाद को आपने कंसीडर करना है, दोनों को कंसीडर नहीं करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। और एटॉमिक मास में दोनों की तादाद को हम प्लस करके देंगे तो उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। सही है? जी सर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं न्यूट्रॉन नंबर की तरफ। जी गुलशन। ओके, न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट न्यूक्लियस। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की जितनी तादाद होती है तो उसको हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग एन एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर। वही बात है, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर मिसाल के तौर पर कार्बन की एटॉमिक मास आपके पास कितनी है, 12 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपके पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 6 है, तो 12 माइनस 6 आपके पास आ गई 6, तो न्यूट्रॉन नंबर आपके पास क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन का आपके पास जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 16 है, तो इसका जो न्यूट्रॉन नंबर होगा वो 8 होगा। किस तरह से 8 होगा, मास 16 है और एटॉमिक नंबर जो है 8 है, तो 8 से 16 से आप 8 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। सही है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट न्यूक्लियस, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रॉन नंबर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। ओके ओके, वेरी गुड। The neutron number contribute to the stability of nucleus and affect the overall mass of the atom। ठीक है, हमारे पास जो न्यूट्रॉन नंबर्स होते हैं तो ये न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है उसको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसके साथ साथ एटॉमिक मास में जो है ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, असर रसूख रखती है। ओके जी, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मूला। अब हम फार्मूलाज की तरफ आ जाते हैं। हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास आता है केमिकल फार्मूला। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? डिफिनीशंस जो है आप लोगों के लिए इस यूनिट के जो डिफिनीशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर डिफिनीशंस आप याद करेंगे तो इस यूनिट से अगर एमसीक्यूज आते हैं तो वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे। सो अ केमिकल फार्मूला इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड यूजिंग symbol for its constituent element is called chemical formula। ठीक है, केमिकल फार्मूला हम किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास वाटर है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। ठीक है, ये आपके पास, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? सिंबॉलिकली वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, आपके पास एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और उसका जो है हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग होती है इस तरह से, तो ये आपके पास वाटर की क्या है, वाटर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। समझ आ गई इसकी? जी सर। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आप केमिकल फार्मूला को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, वो ए से है। CO2 है ना, मतलब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, इसने अपने जो 4 बॉन्ड्स है वो पूरे किए हुए हैं। तो ये केमिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोलिक्यूल या कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। सही है, ओके जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल कंपाउंड की। ठीक है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बना कर दिया था। एक ऑक्सीजन है और इसका 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। इसी तरह से मीथेन का जो आपके पास इस तरह से आता है CH4, तो ये C हो गया और ये 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन के साथ बॉन्डिंग इसने बनाई हुई है। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं।
सही है? कोई मुश्किल है इसमें? सर समझ नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस है। समझ अच्छा जी, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ केमिकल फार्मूला के बारे में। किसी भी कंपाउंड को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिकली से क्या मुराद है? सिंबॉलिकली से मुराद डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। वाटर का सिंबल क्या है? वाटर का सिंबल ये है, मतलब वाटर किस चीज़ से बना है? H2O से बना है ना, H2O से बना है ना दो वाटर। हाइड्रोजन। हाँ, तो इसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है वाटर मॉलिक्यूल को, तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि मीथेन है ना आपके पास, CH4, मतलब इसमें एक कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंट्रल कार्बन है और इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन ने क्या की है? बॉन्डिंग की है। तो सिंबॉलिकली सिंबल के थ्रू हमने मीथेन को रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूला कहेंगे। इसी तरह से ओजोन है आपके पास, जिसको हम O3 कहते हैं, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओजोन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है, मतलब N2O, मतलब 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्लियर सर। तो इसको हम कहते हैं केमिकल यस फार्मूला। सर। क्लियर। ओके, वेरी गुड। मजीद आगे